हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या उनको अपनी रूटीन में ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि सब जानते हैं और मैं हर पेशेंट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो मेरी क्लिनिक पे आता है, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर मैं इसको कॉमन भाषा में समझाना चाहूँ तो आप सब जानते होंगे एसआईपी क्या होता है कि हम मंथली कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में या कहीं भी जो भी आपका फंड है उसमें आप डालते हैं और आप देखते हैं कि थोड़े समय में कुछ सालों बाद वो जो थोड़ा आपने इन्वेस्ट किया हर महीने का वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। ऐसे ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज़ योर हेल्थ की एसआईपी, जो अगर आप आज करेंगे रोज़ आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा अगर आप अपनी लाइफ में से निकाल के अपने रूटीन में इसको एक्सरसाइज में आप अगर करेंगे तो आप उसका रिजल्ट 10 साल बाद 12 साल बाद उसका फल देख पाएंगे। और ये फल इतना मीठा होगा कि आप मुझे याद करेंगे कि मैडम ने बोला था कि रोज़ आधे घंटे की एक्सरसाइज से कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड लाइफ कंफर्टेबली चलती रहेगी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर इसको हम दवाई से अगर कंपेयर करें तो अगेन एक सरल भाषा में मैं बताना चाहूँगी कि अगर मैं दवाई को मुझे मार्क्स देने हैं 10 में से तो मैं उसको 8 नंबर दूँगी कि इतना इम्प्रूवमेंट आपको दवाई लेके आ सकता है। अगर मुझे एक्सरसाइज को नंबर देने हैं तो मैं उसे 9 नंबर दूँगी। तो एक्सरसाइज इज़ मोर पावरफुल देन मेडिसिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के लिए। तो अगर कॉम्बिनेशन रहा तो बस सोने पे सुहागा है, पर नहीं है तो सस्ता सुंदर टिकाऊ कि जिसमें आपको कहीं भी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करिए तो भी आपकी लाइफ कंफर्टेबली चल सकती है। और एक और बात मैं बताऊं इसके पहले कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं एक दोहा आप सबको सुनाना चाहूँगी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब जब आप हेल्दी हैं, जब आप अच्छे हैं, जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, तब अगर आप एक्सरसाइज का एक रूटीन आप एक अपने शेड्यूल में डाल देंगे तो आपको कभी वो ख़राब दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको दर्द बढ़ गया, गर्दन स्टिफ हो गई, कमर स्टिफ हो गई, फिर आप आएंगे, फिर आप बोलेंगे मैडम आप जो बोलोगे एक्सरसाइज मैं करने को तैयार हूँ, तो उस समय तो एक्सरसाइज हो ही नहीं पाएगी ना आपसे। जब करना था तब नहीं किए और जब नहीं कर पा रहे हैं तब आप तैयार हो जाएंगे मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए एक रूटीन शेड्यूल अपना एक फिक्स रखें कि अगर आपको डायग्नोसिस हो चुका है, शुरुआत है, तो रेगुलर आप एक्सरसाइज करिए। ठीक है, लेट भी पता चला तो भी अगर एक्सरसाइज करके अगर आपकी दवाई की क्वांटिटी एक आध पेन किलर अगर आपकी कम हो सकती है तो भी हमारे लिए फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि दुख में आप बिल्कुल ना करें, करिए, पर सुख में भी करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना है। दवाइयों से क्या है, जो बोन्स में सूजन आ रही है, जो जॉइंट्स में सूजन आ रही है, हम उसको कम कर सकते हैं, पर उस सूजन रहने के दौरान में जो आजू बाजू की मसल्स जो होती हैं वो जब स्टिफ हो जाती है, बोन्स स्टिफ हो जाती हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए तो एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा ना। दवाई से हम फ्लेक्सिबिलिटी तो ला नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जब दवाई शुरू हो उसके साथ साथ में अगर आप एक्सरसाइज शुरू करें तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। अभी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए योगा आप कर सकते हैं। योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आपको पिलाटेस या टाई ची या इस टाइप की कुछ भी दूसरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में कुछ इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। उससे भी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन रह सकती है। आप अगर थोड़ा स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना चाहेंगे, मतलब अगर एक फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई पर अब मसल्स में हमको पावर भी बढ़ानी है, तो आप जिम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको मसल में जो टोन बननी चाहिए, जो एक पावर आनी चाहिए मसल्स में, वो आ सकती है आपके उसमें। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटी है और आपको डर नहीं लगता हो पानी से, तो स्विमिंग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है। इसमें
फुल बॉडी एक बार टोनिंग अप, बॉडी का जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स का जो पावर चाहिए, वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट एक बार में हो जाता है। और दूसरी एक्सरसाइज में अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आप वॉकिंग है, जॉगिंग, साइकिलिंग, इस टाइप का भी थोड़ा कार्डियो रिलेटेड वर्कआउट भी अगर आप करेंगे तो बॉडी में एटलीस्ट एक मूवमेंट रहेगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है या आपसे अकेले से हो नहीं पा रही है, तो आप शुरुआत में फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो वो आपको अलग अलग एक्सरसाइज सब आपको सिखाएंगे। इसमें कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं। सपोज सिंपल बताती हूँ, अगर आपका हाथ इतना ही उठ रहा है तो वो आपको सिखाएंगे कि आपको हाथ पूरा कैसे उठाना है, या आपका सर्कल पूरा नहीं बन रहा है तो वो आपको सिखाएंगे कि पूरा रेंज कैसे लेके आनी है मसल्स की। ऐसे ही पैरों की भी एक्सरसाइज होती है। फिर आपका पोस्चर करेक्शन, आर्थराइटिस में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि बॉडी थोड़ी ऐसी झुक जाने वाली टेंडेंसी होती है, तो आपको कैसे चलना है, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, वो आपको सिखाया जाएगा। आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो आपको असिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे कि आपको कैसे कैसे एक एक एक्सरसाइज को कैसे मूवमेंट करना है, तो वो शुरू में आपको असिस्ट करेंगे, फिर आप शायद खुद से कर पाएंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो हम पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना, सही पोस्चर क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक फ़ोटो इसके साथ में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि प्रॉपर आपको चेयर पे बैठना है तो आपको किस टाइप से बैठना है, आपके पैर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हाथ कैसा होना चाहिए, बैक सपोर्टेड कैसी होनी चाहिए, और गलत पोस्चर क्या होता है और सही पोस्चर क्या है। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि ये फ़ोटो से आप डिफ्रेंशिएट करें कि आप एक्चुअली कैसे बैठते हैं और एक्चुअली कैसा बैठना चाहिए। तो पोस्चर अगर सही है तो काफ़ी हद तक हम स्टिफनेस को, बैक की, नेक की, इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ में क्या है, मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आ गया है या मोबाइल हम देखते रहते हैं, तो पोस्चर बहुत ख़राब रहता है। तो राइट पोस्चर मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी इसके साथ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाएं, आप योगा करें, तो सब में वैसे तो ब्रीदिंग वो कहते हैं कि इनहेल करने के साथ आप ये मोशन लीजिए, एक्सहेल करने के साथ आप ये एक्शन करिए, पर अलग से भी अगर आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जैसे सिंपल प्राणायाम जो होते हैं 4-5 टाइप के, वो अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। क्योंकि क्या होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जब धीरे 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 मणके इन्वॉल्व होते हैं, अगर पीछे ये वाले मणके इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएं तो पसलियाँ इनसे जुड़ी हुई रहती हैं। अभी पसलियाँ भी टाइट होंगी, मणके भी टाइट होंगे, तो लंग्स को सांस लेने के साथ में एक्सपैंड करने की और सिकुड़ने की जगह कम मिलेगी। तो बॉडी में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना जाएगा नहीं। फिर ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा चले और सांस फैलने लग गई, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए, सांस चल रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उस चक्कर में फिर आप जल्दी थक जाएंगे। तो ये प्रोसेस को ना होने देने के लिए भी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप जब भी सोएं या नींद आए नहीं आए, पहले आप उल्टा सोएं। एटलीस्ट 20 मिनट दिन में आप पेट के बल सोएं। तो उससे क्या होगा, एक तो हाथ ऐसे रख के उल्टा करके सोना है आपको। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बॉडी जो दिन भर में थोड़ी बेंड हो जाती है, वो उल्टा सोने से थोड़ी तो न्यूट्रलाइज होकर बैलेंस होगी, तो आपका पोस्चर यहाँ करेक्ट होगा। फिर आप जब उल्टा लेटते हैं तो आपके लंग्स के ऊपर तक के भाग में ऑक्सीजन पहुँचती है। बैठे रहते हैं तो लंग्स थोड़े सिकुड़े से रहते हैं, लेटे रहेंगे और वो भी उल्टा लेटे रहेंगे तो पूरे टिप तक आपके ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, तो आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो दोपहर को भी अगर आप आराम करें तो 15-20 मिनट उल्टा लेटें, या रात को जब आप सोने जाएं और शुरू में जब नींद नहीं आती है तो 15-20 मिनट आप ज़रूर उल्टा लेटें, उसके आप बहुत अच्छे फ़ायदे देखेंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि गद्दा कैसा होना चाहिए, तो ये हालांकि एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, पर मैं ये पॉइंट यहाँ कवर करना चाहूँगी। तो सोने के समय में आपका गद्दा जो है थोड़ा हार्ड होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट स्प्रिंग वाला ऐसे गद्दे नहीं लेना है।
तो थोड़ा हार्ड जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस या बैक केयर मैट्रेस जो बोलते हैं, जिसमें कॉयर ज़्यादा होता है, फोम कम होता है, ऐसी मैट्रेस में अगर आप सोएंगे तो बैक आपका जो है सपोर्टेड रहेगा और उसके कारण बॉडी आपकी जैसे जो आर्थराइटिस में ऐसे होने की टेंडेंसी है वो मैट्रेस उस चीज़ को प्रिवेंट भी करेगा। तो ये मैट्रेस का आप ज़रूर ध्यान देना। हाँ, एक और चीज़ है जो शुरू में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो मालिश भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मालिश या मसाज जो हम कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज कैसे? अब सपोज मैं डंबल लेके हाथ में ऐसे 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 करके एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है, और वही मुझे यहाँ पे कोई ऐसे मालिश करके दे दे, तो मसल तो सेम है, मूवमेंट भी सेम आ रहा है उसमें। तो ये जब मैं खुद से कर रही हूँ तो ठीक है, इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा। पर शुरुआत में जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपको ऐसे मालिश करके भी दे तो भी आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। ऐसे ही बैक में भी, बैक की जो एक्सरसाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी आप मालिश करवाएं। मालिश जब आप करवाएंगे तो भी मसल्स जो हैं वहाँ पे रिलैक्स होंगी और उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। तो मालिश भी अगर आप चाहें तो काफ़ी आपके लिए रिलैक्सिंग और दूसरी तरफ से एक टाइप की पैसिव एक्सरसाइज का भी काम कर सकती है। तो ये कुछ बातें हुई एक्सरसाइज रिलेटेड फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स। और हमने एक बैक का एक्सरसाइज क्या क्या होता है, जो बेसिक एक्सरसाइज जो सब पेशेंट्स ने जो इनको बैक की प्रॉब्लम है करनी चाहिए, उसका वीडियो हमने ज़रूर एक बनाया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगी। और फिर इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। थैंक यू।